नमस्कार दोस्तों। कल के क्लास में हमने जो है बीएसटीसी के 2021 के पेपर का पहला भाग यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन जो था वो पूरा 50 प्रश्न थे उसके वो हल किए थे। और आज के हम इस सेकंड क्लास में, आज हमारी दूसरी क्लास है बीएसटीसी के पेपर सॉल्यूशन की। इसमें हम राजस्थान जीके की क्लास लेके आए हैं। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2021 का पूरा राजस्थान जीके का पेपर सॉल्यूशन आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला ही प्रश्न आता है राजस्थान जीके का, लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से है। तो देखिए लूनी नदी कहाँ से निकलती है। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए सेकंड प्रश्न है 52वां, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ है? आभानेरी, याद रखना, आभानेरी याद रखना। ये भी पूछा जाता है। दौसा तो पर्टिकुलर इसमें पूछ लिया है, बाकी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय आभानेरी भी पूछ सकता है आपको। दौसा के किस स्थान में स्थित है, स्थान पर स्थित है? तो आभानेरी नामक स्थान पर चांद बावड़ी स्थित है, दौसा में। ठीक है। राजा चंद परमार द्वारा ये बावड़ी बनवाई गई थी 9वीं शताब्दी में शायद। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास भी था। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ब्लू सिटी किससे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। किसने कहा था? ये भी ध्यान रखना, बिल गेट्स ने कहा था। किसने कहा था? बिल गेट्स ने कहा था कि राजस्थान का जोधपुर है ये ब्लू सिटी है। कैसा है? जोधपुर इज ए ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान, ऐसा कहा था बिल गेट्स ने कहा था। 2019 में कहा था। ठीक है, 2019 में कहा था बिल गेट्स ने। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर झीलों की नगरी के कारण आप लोग उदयपुर को करते हैं, जो बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। उदयपुर को कहते हैं सफ़ेद शहर कहते हैं। कैसा कहते हैं? सफ़ेद शहर कहते हैं। और नीला शहर अपने जोधपुर को कहते हैं। ठीक है। चलिए नवाबों की नगरी कहते हैं अजमेर को। अगला प्रश्न है गार्डन बाग कहाँ स्थित है? गार्डन बाग आपके जैसलमेर में स्थित है। मरु उद्यान जैसलमेर, जो गार्डन बाग वही कहलाता है। अगला है विजय सिंह पथिक, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के क्या है? जनक है। कौन? विजय सिंह पथिक। ये यूपी के निवासी थे और भूप सिंह इनका मूल नाम था। ये भी ध्यान रखना, भूप सिंह मूल नाम था। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, देखिए इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था नवीन राजस्थान। क्या नाम था? नवीन राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकाला था। राजस्थान केसरी भी इनका ही है, लेकिन बाद में जो राजस्थान सेवा संघ बना था उसमें से निकला था राजस्थान केसरी। पहला ही पहला राजस्थान नवीन राजस्थान इन्होंने निकाला था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर किस लेखक द्वारा लिखी गई है? हमारे राजस्थान के एक लेखक है विजयदान देथा, उन्होंने लिखी है चरणदास चोर। ये कहानी लिखी है चरणदास चोर। ये कहानी किसकी है? विजयदान देथा जी की है। और उस पर फिल्म बनाई है हबीब तनवीर ने। किसने? हबीब तनवीर ने फिल्म बनाई है। चरणदास चोर पुस्तक जो है वो लिखी हुई है विजयदान जी देथा को। क्लियर। चलिए 57वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान के निम्न में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण का पूछ रहा है। तो पद्म भूषण से सम्मानित कौन है? हमारे कोमल कोठारी पद्म भूषण से सम्मानित हो जाएंगे। क्लियर। चलिए कमलेश नागरकोटी अंडर 19 भारत विश्व कप खेला है निम्न वर्ष में। यानी कि कमलेश नागर जो विश्व कप हुआ था, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 विश्व कप 2000 कौन से सन में खेला गया? ऐसा कुछ प्रश्न था ऊपर। दोस्तों जो 57वां प्रश्न है वो थोड़ा मैंने गलत बता दिया था, उसका उत्तर आपका नरेश चंद्र होगा। कौन सा होगा? नरेश चंद्र होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कमलेश नागर अंडर 19 भारत विश्व कप कब खेला गया? 58वां प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा सी। 2018 में खेला गया था कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 विश्व कप। देखिए 59वां प्रश्न क्या है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। शुष्क रेगिस्तान में भारत किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये है पाकिस्तान के साथ। कितनी है? 1070 किलोमीटर, यानी कि 1070 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कौन? भारत। 1070 कितनी? 1070 किलोमीटर। कितने जिले आते हैं सर? 4 जिले आते हैं। कौन से आते हैं? जैसलमेर आता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। ठीक है। SBBJ या JBBS 4 जिले आते हैं पाकिस्तान की सीमा के निकट या पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले राजस्थान के। अब 60वां प्रश्न क्या है, उत्तर अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? देखिए अजमेर आता है आपके मध्य अरावली क्षेत्र में। ठीक है, मध्य में आता है। ठीक है। सिरोही आता है दक्षिण अरावली में, और जो दौसा है वो आता है आपका उत्तर अरावली क्षेत्र में। टोंक आपका अरावली क्षेत्र का जिला ही नहीं है। 3 जिले बचते हैं, सिरोही दक्षिण अरावली में है, अजमेर मध्य अरावली और दौसा दक्षिण अरावली। तीनों प्रश्न ध्यान रखना। ठीक है।
चलिए सर, 61वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर जिले से किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एवन देन पटवार, जो पटवार का एग्जाम होता है उसमें, वीडियो, राजस्थान एसआई, राजस्थान के आरएस की वैकेंसी, रीट, इनके अलावा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें लगभग आप देख लेना 3 से 4 बार प्रश्न, यही प्रश्न 3 से 4 बार अलग अलग पेपर में, 2018 का पेपर देखिए आरएस का, सॉरी 2016 का, 13 का, अलग अलग पेपर देखेंगे तो प्रत्येक परीक्षा में 3 से 4 बार यही प्रश्न पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ, तो प्रश्न को मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, पूरा डाटा बता देता हूँ इस प्रश्न का पंचायती राज व्यवस्था का। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से। कौन से जिले से? नागौर जिले से। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को। किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रारंभ किया था। किस गांव से प्रारंभ किया था? तो आपका उत्तर होगा बगदरी गांव नागौर। बगदरी गांव नागौर से, बगदरी नागौर से प्रारंभ किया था। किसको? बगदरी गांव नागौर से जो है प्रारंभ हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। इसका अगला जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? बगदरी गांव नागौर, जवाहरलाल नेहरू, 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुई। कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था का उदय भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारंभ किया था। पूरा प्रश्न ध्यान रखना, कहीं से भी सवाल आ सकता है। क्लियर? चलिए सर, अगला हम प्रश्न लेते हैं। मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जितनी भी जनजातियां हैं उनसे आपको बीएसटीसी में कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2 से 3 प्रश्न जो आपको मिलेंगे बीएसटीसी के एग्जाम में। जो इनके मुख्य नेता, उनको क्या कहते हैं, इनके गांव क्या कहलाते हैं, इनके नृत्य क्या होते हैं, ये समाज कितने भागों में विभक्त हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज है, इनसे संबंधित कहीं से भी आपको जनजातियों के प्रश्न जो मिल सकते हैं, इसलिए जनजातियों को अच्छे से कवर करके जाएं। तो मीना जनजाति का जो परंपरागत नेता पटेल नाम कहलाता है। पटेल नाम जो होता है, पटेल नाम होता है मीना जाति के नेता का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, राजस्थान में कितना लंबा है? एक बात ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में, 2022 में पूछ सकता है। राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे, राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे, तो एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा कौन सा? NH8। ध्यान रखना, NH8 राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे है। और राजस्थान का जो है सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा NH8। क्लियर? बाईलैंग्वेज प्रश्न दिए गए हैं, इंग्लिश वाले हैं, वो इंग्लिश वाले प्रश्न देख लीजिए। यहाँ मैं अनुवाद जो हिंदी में बता रहा हूँ। सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH8, और जो राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे वो भी है NH8, जिसकी राजस्थान में लंबाई आपसे पूछी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 788 किलोमीटर। कितनी है? 788 किलोमीटर है। ये राजस्थान के सीकर जिले से गुजरता है। कौन से जिले से? सीकर जिले से गुजरता है। सीकर से आता है जयपुर, जयपुर से आ जाता है आपका अजमेर, अजमेर से आ जाता है आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आपका आ जाता है चित्तौड़, चित्तौड़ से आ जाता है आपका उदयपुर, और उदयपुर से होते हुए डूंगरपुर। 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है, फिर आ जाता है सीधा मुंबई, आ जाता है गुजरात होते हुए मुंबई में पहुंच जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार प्राधिकरण के तहत जो चलता है। इसकी उत्तर हो जाएगा 788 किलोमीटर लंबा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। कौन से वर्ष में राजस्थान में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी कौन सा? 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। क्लियर? केंद्रीय विश्वविद्यालय। 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किससे मिला? जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिलते हैं, देखिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार हर वर्ष मिलते हैं, हर वर्ष मिलते हैं। कौन सी भाषा के मिलते हैं? 22 भाषाओं में मिलते हैं। क्लियर? 22 भाषाओं में। देखिए हमारे जो हिंदी के अलग से दिए जाते हैं, हमें राजस्थानी का पूछा गया है। इस बार जो 2021 का राजस्थानी का पुरस्कार मिला वो किसे मिला है? ये मिला है मिठेश निर्मोही जी को। ये ध्यान रखना, अब मिठेश निर्मोही को जी को जो है उनको मिला है साहित्य अकादमी का राजस्थानी का पुरस्कार।
राजस्थानी का पुरस्कार, हिंदी का अलग मिलता है, इंग्लिश का अलग मिलता है, आपको राजस्थान से इसलिए राजस्थान का पूछेगा। मिठेश निर्मोही को कविता इनकी संग्रह थी, उसका नाम था मुंगती। मुंगती कविता संग्रह के लिए मिठेश जी निर्मोही को है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। यहाँ पूछा गया है 2017 का, तो 2017 का आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नीरज डालिया। किसको? नीरज डालिया जी को मिला था। क्लियर। वन स्थली विद्यापीठ स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो वन स्थली विद्यापीठ जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना की थी श्री हीरालाल शास्त्री जी ने। हीरालाल शास्त्री जी ने क्या किया था? वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी 1935 में। कहाँ पर स्थित है? वन स्थली विद्यापीठ टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है वन स्थली विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1935 में राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो बाद में बने थे, उन्होंने स्थापना की थी। क्लियर। 57वां प्रश्न देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान का जो मानव अधिकार है, स्टेट ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, जिसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? 67वां प्रश्न इसको लेकर पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कांता भटनागर। कांता भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में जीके व्यास हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। मुख्य सचिव थी कौन थी? कुशाल सिंह थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी। अगला प्रश्न देखिए, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा है आपको राजस्थान कला संस्कृति के तो आते हैं लोक नाट्य। कौन से प्रश्न आते हैं? आपके लोक नाट्य के सवाल आते हैं, उसमें ये सवाल पूछा जाता है हेला ख्याल दंगल। हेला ख्याल दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो है जो दौसा का क्षेत्र है वहाँ की प्रसिद्ध हैं, और जयपुर में भी थोड़ी थोड़ी खेली जाती हैं। यहाँ पे दौसा और जयपुर दोनों हैं। ज़्यादा जो प्राथमिकता होती है वो दौसा में होती है। किसकी? हेला ख्याल दंगल की। तो आपका उत्तर भी हो जाएगा ए, क्योंकि जयपुर के जो दौसा के सीमावर्ती जयपुर के गाँव हैं वहाँ पर ये हेला दंगल ख्याल खेली जाती हैं, और दौसा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में खेली जाती हैं, जयपुर के कुछ भागों में। इसलिए हमारा उत्तर दौसा होगा, जयपुर नहीं। पिछवाई कला संबंधित हैं। पिछवाई पीछे की आकृति। पिछवाई का मतलब है पीछे की आकृति। क्या? पीछे की आकृति। पीछे की आकृति ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। किसकी है? पिछवाई कला का आपको बता दूं, नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई, उसके पीछे कुछ चित्रकारियाँ की गई हैं। ये कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, ध्यान रखना। ये भगवान कृष्ण की जो मूर्ति के पीछे को जो चित्रण किए गए थे राधा और कृष्ण के, उसको कहते हैं पिछवाई कला। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। 2011 की जनगणना सर देखिए, पहले उत्तर में बाद में आएंगे। ये प्रश्न देखिए, इससे कम से कम आपको 2 और अधिक से अधिक 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं। किस एग्जाम में? किसी भी एग्जाम को देख लो, कोई भी एग्जाम उठा लो जिसमें राजस्थान जनगणना का प्रश्न नहीं हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। राजस्थान जनगणना के प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, और वो भी बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न मिलते हैं, कोई घुमाव वाला नहीं मिलता है। बहुत ही फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं वो आपको मिलेंगे राजस्थान की जनगणना को लेकर के। न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम घन वाले जिले कौन से हैं? देखिए, बाकी तो हमारा नहीं होगा। बाड़मेर बीकानेर हम काट देते हैं, जैसलमेर चूरू काट देते हैं। यहाँ हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? जैसलमेर बाड़मेर और जैसलमेर बीकानेर में। तो हमारा उत्तर क्या होता है? जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। 3 क्रम है, 3 क्रम ध्यान रख लेना। कहीं कहीं 3 जिलों के पूछे जाते हैं, तो जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर पूछा जाता है, न कि जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, इन तीनों के जनघनत्व की बात करें तो इसका जनघनत्व आता है 17, इसका कुछ 70 के आसपास है, इसका 94 के आसपास है। आपको इनका घनत्व याद नहीं रखना है, लेकिन इसका जो आंकड़ा डिजिट है 17 वो याद रखना। और ये भी याद रखना, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है। ओनली यही 3 जिले हैं जिनका जनघनत्व कितना है? 100 से कम है। ठीक है। और 500 से अधिक पूछे, किसका? 500 से अधिक पूछे अगर, तो किसका हो जाएगा? जयपुर। जयपुर दौसा, जयपुर और दौसा का जो जनघनत्व है 500 प्लस है। ठीक है। और बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, इस क्रम में ध्यान रखना। सबसे कम जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर, और इन तीनों का 100 से कम है। क्लियर हुआ? चलिए सर, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 72वां प्रश्न है। जो ऊर्जा संबंधित जो स्रोत आते हैं उनको लेकर को जो अध्याय ऊर्जा एवं उसके स्रोत, उस पाठ से पूछा गया है। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे था? अमर सागर जैसलमेर के अंदर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। बारी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बारी या फिर बाड़ी, बाड़ी, बाड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपकी बाड़ी आभूषण जो है मुख्यतः उत्तर का जो उत्तर होगा वो नाक में होगा। बाड़ी आभूषण नाक में पूछा जाता है। नाक का मुख्य आभूषण है। कान में भी बाड़ियाँ पहनी जाती हैं, लेकिन उनको
राजस्थान के जो हिंदी ग्रंथ अकादमी उसने मान्यता नहीं दी है, उसने नाक में ही मान्यता दी है। राजस्थानी भाषा में तो हम कहें तो कानों में भी हम बालियाँ पहनती है, लेकिन इसका उत्तर जो नाक होगा आरपीएससी भी यही मानती है और अधीनस्थ बोर्ड भी यही मान रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था 1572 में, 1572 28 फरवरी 1572 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 बार हुआ था, लेकिन यहाँ जो पहला राज तिलक ही पूछा जाता है उसका उत्तर होता है गोगुंदा। ठीक है सर, गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। एक राजदूत था अलाउद्दीन खिलजी के और रतन सिंह के मध्य पूरा जो युद्ध हुआ था उसी के कारण हुआ था। उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन उसका नाम था। राघव चेतन नाम का एक राजदूत था। उसकी कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरह की है कि राजा रतन सिंह जिसकी पत्नी का नाम था पद्मनी। क्या नाम था सर? पद्मनी नाम था। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ और आपको अच्छे से कहानी बताता हूँ। चलिए, रतन सिंह जिनकी पत्नी का नाम था पद्मनी, कहते हैं पद्मनी इतनी रूपवती थी कि उसके सामने अगर कोई खड़ा होता तो उसके शरीर में अपनी परछाई भी देख सकता था, इतनी सफ़ेद कलर की थी। ये दोनों रतन सिंह और पद्मनी आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक राघव चेतन है जो छुपकर इनकी वार्तालाप सुनता है। छुपकर जब वार्तालाप सुनता है तो रतन सिंह को शक होता है, तो वहाँ से एक छुरा फेंकते हैं। जैसे ही छुरा फेंकते हैं, वो छुरा है जो इस राघव चेतन के कंधे पर लगता है। जैसे ही राघव चेतन के कंधे पर लगता है, राघव चेतन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो चाकू होता वहीं रह जाता है। कहते हैं पद्मनी जो है गुणवान थी, रूपवान के साथ थी, गुणवान भी थी। उसने जो खून था उससे पहचान लिया कि ये बात हमारी जो है राघव चेतन नाम का आदमी सुन रहा था। तो रतन सिंह क्या करते हैं, राघव चेतन को वहाँ से देश निकाला दे देते हैं, मृत्युदंड दे देते हैं, राघव चेतन को देश निकाला देते हैं। राघव चेतन आके बैठ जाता है किसकी शरण में? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में आके बैठता है। उकसाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत का बादशाह बन गया है, लेकिन तेरे पास पद्मनी जैसी नारी नहीं है। पद्मनी की गुणों की बात करें तो छोड़, गुणों की बात तो छोड़, उसके रूप की बात करें तो सामने जाके खड़ा होगा तो तेरी परछाई उसके अंदर दिख जाएगी, लेकिन तू भारत का सम्राट है लेकिन किसी काम का नहीं है। पद्मनी जैसी पत्नी मेवाड़ जैसे छोटे से राज्य के राणा रतन सिंह के पास बैठी है, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बहुत बार बार उकसाने के बाद और आपसी निजी कटुता और निजी स्वार्थ के कारण अलाउद्दीन खिलजी वैसे भी चित्तौड़ पे आक्रमण तो करना चाहता था, इसलिए उसने राजा रतन सिंह पे आक्रमण कर दिया। और जो है चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, कब हुआ था? 1301 में, 1303 में जो है चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। ये ध्यान रखना, 1303 26 अगस्त 1303 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। क्लियर? चलिए भाई, ये थी रतन सिंह और इससे राजा रतन सिंह और राघव चेतन की कहानी। अगला आता है, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र सम्मिलित हैं। 76 नंबर हमारा प्रश्न आता है भूमठ से। देखिए, रीजनिंग का जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो चिंता न करें, मैंने इस जो वीडियो था उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक मिलती रहे। 76 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र। तो भूमठ अरावली में उदयपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको भूमठ कहते हैं। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम था नजरानो फिल्म। कौन सी? नजरानो फिल्म। बाई चली शास्त्रीय, बाबा सारी लाडे और मारी प्यारी चन्ना, ये भी राजस्थानी की मूवियाँ हैं, लेकिन प्रथम जो मूवी थी वो नजरानो थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार किसने शपथ ली है? सर्वाधिक बार किसने शपथ ली है? देखिए, यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार शपथ लेते हैं और हरिदेव जोशी 3 बार शपथ लेते हैं। हरदेव जोशी 3 बार लेते हैं, भैरव सिंह शेखावत 3 बार लेते हैं। भैरव सिंह शेखावत 3 बार लेते हैं, लेकिन हीरालाल देवपुरा है वो 2 बार लेते हैं। ठीक है, 2 बार लेते हैं। अब आते हैं शिवचरण माथुर 3 बार, हरदेव जोशी 3 बार। लेकिन यहाँ पूछा सर्वाधिक बार किसने शपथ ली, तो सर्वाधिक बार इसमें कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। और सेकंड नंबर पे हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, दोनों 3-3 बार शपथ लेते हैं। अशोक गहलोत भी 3 बार शपथ ले चुके हैं, ध्यान रखना। डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना क्षेत्र मुख्यतः पड़ता है नागौर क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? ये आता है नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान, जहाँ क्या है? राजस्थान टंगस्टन लिमिटेड द्वारा टंगस्टन का खनन किया जाता है। क्लियर? राजस्थान के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। वागड़ सिरोही के गांधी कहते हैं जो राजस्थान के सिरोही के जिले के निवासी थे, गोकुल भाई भट्ट, उनको क्या कहते हैं? सिरोही का गांधी भी कहते हैं और राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? जो पक्षी चिकित्सालय राजस्थान के, ये देखिए, ये है जो वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं आपके, उससे रिलेटेड प्रश्न है। 81वां, एकमात्र जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ स्थित है? आपका जो एकमात्र प्रॉब्लम आ गई थी, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। लाग बाग क्या है? लाग बाग क्या है? प्राचीन समय में जो कर लगते थे लाग और बाग,
ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था। लाग बाग जो थे प्राचीन किसानों पर जो आरोपित कर थे उनको कहते हैं लाग बाग। मानसिंह के हाथी का नाम नहीं है, तोप का नाम नहीं और चिड़िया का नाम भी नहीं है, तो लाग बाग क्या किसानों पर लगने वाले कर को कहते थे। देखिए अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है, इसका सन पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपके क्या हो जाएगा 380 का ए हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 में। कब आया था सर? 1 नवंबर 1956 को आया था, जब इसके एकीकरण के कितने चरण, एकीकरण के पूरे 7 चरण जब कंप्लीट हुए थे तब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ठीक है, चलो भाई चलिए अगला प्रश्न है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न में से किस इतिहासकार द्वारा किया गया? तो ये प्रयोग किया था कर्नल टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ध्यान रखना। क्लियर? पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम पूछ सकता है, तो टोड की पुस्तक क्या था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की। अगला प्रश्न आता है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा का प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप कोई भी कांस्टेबल से लेकर के आरएस तक का प्रश्न उठा लीजिए, लेकिन इसमें आपको बोनस मिला था। क्या मिला था सर? आपको बोनस मिला था 1 अंक का, क्योंकि इसमें जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का उल्लेख भी नहीं था ऑप्शन में, जबकि इसका उत्तर क्या होता? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्लियर है? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी सर? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष नाम के व्यक्ति ने 1953 में इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन किया, इसकी खोज की थी, इसका उत्खनन किया था बीके थापर। बीके थापर, बालकृष्ण थापर। ठीक है ना, बीके थापर नामक व्यक्ति ने इसका उत्खनन किया था और खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में, उत्खनन किया था 1961 में। बीके थापर और बीवी लाल दो व्यक्ति थे, बीवी लाल और बीके थापर नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने 1961 में इसका उत्खनन किया था और 1953 में इसकी खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की अमलानंद घोष ने। क्लियर है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? ताम्र संस्कृति कहते हैं किसको? गणेश्वर को कहते हैं और एक कहते हैं आड़ को। किसको कहते हैं? ताम्र संस्कृति दो है हमारी, एक सर आड़ आती है, एक हमारी आती है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। आहार सभ्यता स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और गणेश्वर कहाँ स्थित है? आपकी सीकर में स्थित है। क्लियर? तो हमें उत्तर क्या देना है? यहाँ पे सीकर ऑप्शन में नहीं है, अतएव हमारा उत्तर क्या होगा? उदयपुर उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा जनजातियों को लेकर। मैंने कहा भी था कि जनजातियों के कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। हर छोटे से बड़े लेवल के एग्जाम तक जनजाति हैं, आपके लोक नाट्य हैं, नाट्यों के अलावा जो आपके हैं इतिहास की जो सभ्यताएं हैं, सभ्यता में विशेषकर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और जोधपुरा, इनके प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके हैं संत संप्रदाय हैं, आपका साहित्य हैं, इतिहास में ये प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं। भूगोल की बात करें तो खनिज के प्रश्न हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। जनसंख्या के प्रश्न मिलते हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन के प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं किसके अंदर? आपके भूगोल के अंदर, राजस्थान भूगोल से। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती हैं? सिरवी जाति राजस्थान की एक छोटी सी जाति है जो राजस्थान के जोधपुर और पाली जिलों में निवास करती हैं। अधिकांश किस जिले में पाई जाती हैं? जोधपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट, 2 जिलों में पाई जाती हैं, सर्वाधिक जोधपुर में और उसके बाद पाली में पाई जाती हैं। बात करें सिरवी जाति तो इसकी कुल देवी का नाम है आई माता। आई माता जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? आई माता जिनका मंदिर बना हुआ है बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर, बिल्लाड़ा तहसील जोधपुर के अंदर जिनका मंदिर बना हुआ है आई माता का, वो सिरवी जाति की कुल देवी है। आई माता के मंदिर से हमेशा केसर टपकता है दीपक की लोह से, केसर टपकता है आई माता के मंदिर के दीपक की लोह से, जो है केसर टपकता रहता है दिन भर और पूरे दिन रात इनके दीपक चालू रहता है। इनके मंदिर के अंदर जोत है वो जगती रहती है और उससे जो है केसर टपकते रहे। क्लियर? अगला प्रश्न देखा तो अगला प्रश्न है मेवाड़ सिसोदियों को निम्न में से किस निम्न माना जाता है? यानी कि मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश था उनको किस नाम से जाना जाता है? कौन सी राजवंश से वो जुड़े हुए हैं, उनको कौन से वंश के माना जाता है? एक सिद्धांत दिया था किसने? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई नाम के लेखक ने। चंद्रबरदाई नाम के कवि थे, चंद्रबरदाई नाम के, तो उन्होंने एक दिया था
क्या दिया था? अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया था? अग्निकुंड सिद्धांत दिया था। उसमें 4 जातियों को, सॉरी 4 राजवंशों को अग्नि के कुंड से, आबू पे यज्ञ, ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ में आबू की जो अग्निकुंड था ऋषियों के यज्ञ का, उससे 4 राजवंश उत्पन्न हुए। 4 राजवंशों में पहला था आपका परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। ये सभी राज्य कैसे थे? अग्निवंशी थे। क्लियर। अब इनके बाद बात करें मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है सूर्यवंशी। किसने कहा था? नयनचंद सूरी ने। नयनचंद सूरी ने इनको सूर्यवंशी कहा था। नयनचंद्र सूरी ने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश को या गोहिल राजवंश को नयनचंद सूरी ने सूर्यवंशी माना है, जिसके संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल माने जाते हैं। गोहिल भी माने जाते हैं, लेकिन विशेषकर बप्पा रावल को माना जाता है। अधिकतर स्रोतों में बप्पा रावल को बताया गया है कि उन्होंने जो मेवाड़ में जो मौर्यों का राज था, उसके बाद बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीत करके उस मेवाड़ में जो है गोहिल राजवंश की नींव डाली थी, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। अगला प्रश्न है 99वां। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई। जो राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई? ये प्रश्न राजस्थान की साहित्य के आप जब पढ़ोगे तो वहाँ से आता है, तो वो लिखी थी हमारे हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी, इन्होंने लिखा है गोरा बादल चौपाई, गोरा बादल चरित्र, गोरा बादल चौपाई ऐसा कुछ है, पद्मिनी चौपाई। हेमचंद्र सूरी जी के ग्रंथ है गोरा बादल चौपाई, पद्मिनी चौपाई ऐसे ग्रंथ है। ठीक है, हेमचंद्र सूरी जी जिन्होंने राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण भी लिखी थी। क्लियर। चलिए सर, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम, अच्छे से देख पाए। अगला प्रश्न है 90वां। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? जयपुर घराना, संगीत के घराने बहुत सारे हैं। जयपुर घराना है, आपका दिल्ली घराना है, दिल्ली के अलावा आपके कौन सा घराना है? दिल्ली के अलावा लखनऊ घराना है। यहाँ के जो कलाकार थे वो संगीत के लिए जाने जाते थे। वर्तमान में कहते हैं कि दिल्ली का उत्तर प्रदेश का राज्य, इस तरह राज्यों के अनुसार उस समय क्या था, दिल्ली जो है, दिल्ली है, जयपुर है, सभी अलग अलग भारत के राजवंश थे, वो अलग अलग राज्य थे। एक संगठन नहीं था जब भारत आज़ाद नहीं था, तब क्या होता था, अलग अलग राजवंशों के अलग अलग संगीतकार थे, तो वो अलग अलग कहलाते थे। हिमाचल प्रदेश के जैसे कलाकार हैं उन्हें हिमाचली कलाकार कहते हैं, हरियाणवी कलाकार कहते हैं, इस तरह इनको कहते हैं जयपुर घराने के कलाकार, संगीतकार थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपकी? मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर जो थे, मंसूर नाम के कलाकार यहाँ से माने जाते हैं। सेन घराने के भीमसेन जोशी थे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला किस स्कूल से जुड़ी है? फट चित्रकारी, फट चित्रकारी बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। कपड़े पर फट बनाई जाती है। किस पे बनाई जाती है? कपड़े पर बनाई जाती है, और फिर उसका वाचन किया जाता है देवी देवताओं के लिए, विशेषकर जो है पाबूजी राठौड़ की वाचन किया जाता है। पाबूजी के अलावा आपकी देवनारायण जी की फट है, किसकी? देवनारायण जी की फड़ का भी वाचन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी फड़ का वाचन किया जाता है। तो फड़ की जो चित्रशैली आती है वो मेवाड़ स्कूल से जुड़ी है। आर्ट स्कूल ऑफ मेवाड़ से जुड़ी हुई है। कौन? आर्ट ऑफ फड़ चित्रण, फड़ चित्रण है वही जो फड़ की पेंटिंग्स है वो मेवाड़ चित्रशैली से जुड़ी हुई है, ये बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? फिर मैंने कहा है कि नृत्य, नाट्य, संस्कृति, जनजातियाँ जो भी हैं, भूगोल के मैंने जो भी टॉपिक बताए हैं अच्छे से देख लेना। हो सकता है कहीं भी आपको दोबारा इन प्रश्नों की रिपीटेशन मिल जाए। बहुत से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। 2011 की जनगणना के अधिकतम कितने प्रश्न बनेंगे? बहुत कुछ प्रश्न नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बार बार पूछी जा रही है। एक एग्जाम में 3 प्रश्न आ रहे हैं, आज तक कितने हजारों एग्जाम हो चुके हैं राजस्थान के अंदर कॉम्पिटिशन के अलग अलग, तो वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में है? कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? गुलाबो। गुलाबो को ध्यान रखना, गुलाबों को ध्यान रखना, जिला भी ध्यान रखना। गुलाबों को जो है 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था इसके लिए 2016 में। ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका उत्तर हो जाएगा 92वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान में किस जिले में की जाती है? बगरू, बगरू एक स्थान है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का। किसका? जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ है जो छपाई की जाती है, छपाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हस्तकला, लोक कला, लोक नाट्य, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक संत संप्रदाय, महिलाएं, इनसे प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं। देखिए आपने देखा योगा पेपर के अंदर मैं क्या बताऊँ, पूरा पेपर हमने सॉल्यूशन किया है। 93 मतलब 43वां प्रश्न हमारा चल रहा है जीके का। तो 43 प्रश्नों में आपने देख लिया होगा किस तरह का वेटेज आ रहा है और किस तरह के आपको पढ़ने चाहिए। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला आपके अलवर में स्थित है। एक प्राचीन दुर्ग है जो बाला किला, कोसवर्धन दुर्ग से थोड़ा दूर है बाला किला। बारा के अंदर कोसवर्धन दुर्ग है। जालोर के अंदर कौन सा किला है? जवालीपुर या जालोर का किला स्थित है। ठीक है, कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है।
अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। लंबे समय तक बात करें तो देखिए इन सभी मुख्यमंत्रियों के ध्यान रखना। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री। फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है, अनुसूचित जाति से थे। अशोक गहलोत जिन्होंने 3 बार शपथ ली है, 3 बार शपथ ली है और मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मारवाड़ के गांधी। मारवाड़ के गांधी कौन है, अशोक गहलोत हैं, मारवाड़ के गांधी, ठीक है, मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। इसके बाद आता वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की बात करें तो क्या है वसुंधरा राजे की खास विशेषता, राजस्थान की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे थी, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम। बात करें मोहनलाल सुखाड़िया तो सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा था। कितने वर्ष रहा था, 16 वर्ष रहा था इनका कार्यकाल। 4 बार शपथ ली, कितनी बार गई, 4 बार शपथ ली, ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक बार शपथ भी मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है। उसके बाद बात करें 3 बार शपथ लेने वाले 3 मुख्यमंत्री है हमारे राजस्थान में। 3 बार शपथ किस किसने ली हैं, वो बात ध्यान रखना आप लोग, किसने ली है। एक है आपके हरिदेव जोशी, ध्यान रखना। हरिदेव जोशी के बाद आते हैं आपके भैरव सिंह शेखावत आते हैं। और तीसरे मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जो वर्तमान मुख्यमंत्री है। इन तीनों ने 3-3 बार शपथ ली है, जबकि एमएल सुखाड़िया ने कितनी बार ली है, एमएल सुखाड़िया ने आपकी 4 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, फैक्चुअल चीज़ें कहीं भी पूछ सकता है। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है 2021 में कांस्टेबल में, 2018 में, शायद 2018 की कांस्टेबल वैकेंसी हुई थी, उसमें पूछा गया था दौलत राम सारण। इनको कहते हैं किसानों का मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं, दौलत राम जी सारण को कहते हैं। क्लियर। 97वां प्रश्न है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, इसका उत्तर हो जाएगा बूटा सिंह नाम करके विकास पार्टी की स्थापना की थी। 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन हैं। अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, अभी 14वीं चल रही है। 14वीं विधानसभा के सभापति कौन है, 14वीं विधानसभा के सभापति आपके थे कैलाश मेघवाल। अभी जो है 15वीं चल रही है, ठीक है। अभी अध्यक्ष कौन है, कैलाश मेघवाल तो अभी नहीं है। अभी जो है सीपी जोशी जी हमारे राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। ये भी ध्यान रखना, इन्होंने 14वीं का पूछा था, हो सकता है इस बार आपको 15वीं का पूछ ले, ठीक है। चलिए अब पूछ सकता है विपक्ष का नेता कौन है विधानसभा में। विधानसभा में विपक्ष के नेता का ध्यान रखना, तो विपक्ष के नेता हैं आपके गुलाबचंद कटारिया जो है राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। बीजेपी की पार्टी से जो है सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी से, कैलाश मेघवाल ये भी बीजेपी के थे और वर्तमान में राजस्थान के सबसे वृद्ध विधायक भी कैलाश मेघवाल को कहा जाता है। बात करें सुमित्रा सिंह की, तो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। विधानसभा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी कौन, सुमित्रा सिंह। क्लियर है। चलिए अगला बात करते हैं हम 99वें प्रश्न की। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। वर्षा के समय की बात कर रहा है, तो वर्षा का समय होता है कितनी बार, 2 बार होता है। कौन सा होता है, एक तो आपकी वर्षा ऋतु की होती है, एक वर्षा ऋतु में होती है, एक जो सर्दियों में होती है मावट होती है सर्दियों में, जिससे सर्वाधिक लाभ गेहूं को होता है। गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है किसको, मावट को। मावट की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया था शायद। और ये जो है गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती हैं। ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है मावट को लेकर के, तो सर आप हर एग्जाम में देखिए मावट या इससे होने वाला लाभ या इससे किस फसल को नुकसान है या किसको लाभ है, इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में एक बार आता ही है। अब लास्ट प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न है, पेपर का 100वां है और राजस्थान जीके का हमारा 50वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, किस कारण हुई। बरसात से तो हमें भी पता नहीं होती है, बरसात होती तो आवश्यकता क्यों होती, सर्दी से नहीं थी, अत्यधिक गर्मी से बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पानी के अभाव से, जब राजस्थान के मरुस्थलीय जिले उनमें देखा गया कि पानी के अभाव के कारण जो है, पहली बात तो पानी का ही अभाव है, पेयजल का अभाव है। दूसरी बात वहाँ के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए जो है जल की बहुत अधिक जरूरत है, मरु विकास के लिए। तीसरी बात, किसानों की आजीविका का कोई साधन नहीं था, लोगों की आजीविका का साधन नहीं था, तो आजीविका का साधन जो है खेती बन जाए, इसलिए भी इस इंदिरा गांधी नहर को लाया गया। चौथी बात, राजस्थान का जो पानी में हिस्सा था किस पर, ये जो नहर आती है भाखड़ा नांगल बांध से आती है। भाखड़ा नांगल बांध पे जो एक डैम बनाया हुआ है वहाँ से ये नहर निकलती है, फिरोजपुर से निकलती है। फिरोजपुर
फिरोजपुर से निकलती है। ठीक है, फिरोजपुर से निकलती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, इतनी चीज़ें इंदिरा गांधी के बारे में ध्यान रखना। बाकी डिटेल में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। इंदिरा गांधी पढ़नी है तो कम से कम 1 घंटा इंदिरा गांधी का टॉपिक चलता है राजस्थान भूगोल का। तो ये तो सामान्य प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा प्रश्न आगे आप उम्मीद न कीजिए कितना सरल प्रश्न पूछेगा। हो सकता है किसी कारण बस ज़्यादा प्रश्न पहले के डिफिकल्ट थे, इसलिए अब एक लास्ट में सरल प्रश्न देके आपको खुश कर दिया हो। ये ऐसे प्रश्न सिंपल अभी नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है कि पानी के अभाव से आवश्यकता हुई या गर्मी से हुई है, तो तीनों ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएंगे, बचेगा एक ऑप्शन, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता ऐसे प्रश्न का। फिर भी पूछ लिया है तो हमने उत्तर दे दिया है। तो ये थी हमारे 100 प्रश्न राजस्थान जीके की। अब एक बात बोलनी थी, बोल देते हैं। नए यूट्यूबर है तो हम भी बोल देते हैं। तो चैनल पे देखो आप लोग हैं नए, आप लोग नए हैं, चैनल अभी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी अभी तक हमें पूरी नहीं हुई है। अभी तक हमारे लगभग 60+ वीडियोज आ चुके हैं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन वाले बच्चे और वीडियोज़ जो हैं हमारे लगभग एक वीडियो हमारा 1.2 के लोग देख चुके हैं, वायरल हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है एक तरह का। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं। यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा आगामी समय में ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक अच्छे स्टडी प्लेटफॉर्म के रूप में हमने शुरू किया है। एजुकेशन का एक नया दौर है, ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना, जिसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका BSTC हो, रीट का एग्ज़ाम हो, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप SI की तैयारी कर रहे हो, आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या PTT की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ जो भी चीज़ें आएगी इंपॉर्टेंट आएगी। ये नहीं है कि हमने जो है बिल्कुल उठा के प्रश्न पटक दिए कहीं से भी। ये जो आज के प्रश्न थे ये BSTC के पेपर सॉल्यूशन को लेकर थे। ठीक है सर, BSTC के पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए ताकि आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कर सकें। हो सकता है आपके मन में ये भ्रम हो कि BSTC 12th पास का है तो सिंपल प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत से बच्चे लाइव देख रहे हैं। यहाँ की 3-3 हज़ार बच्चे लाइव जुड़े हैं उन टेस्टों से, और प्रश्न कैसे आ रहे हैं बिल्कुल आप उठा के देख लीजिएगा। पेपर के दिन आप सर्च कीजिएगा BSTC टेस्ट, हमारे वीडियो सर्च में नहीं आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी हमें इतना ट्रेंड में नहीं मिला है, ना ही हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं कि ट्रेंड में आ सके या फिर खोज में आ सके। तो BSTC आप टेस्ट सर्च करोगे तब आपके पास लगभग हज़ारों ऐसे टेस्ट आएंगे जिन्हें लाख लाख बच्चे देख चुके हैं, 1-1 लाख की तादाद में बच्चे देख चुके हैं। लेकिन आप जब उस वीडियो को असल में देखोगे और जब ऐसे पेपर को लाओगे, ऐसे पेपर से मिलान करना, क्या उसमें 10 प्रश्न भी ऐसे मिले हैं जो आपके इस पेपर में आए हैं? 5 प्रश्न नहीं मिलेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को क्या किया, खुश करने के लिए बहुत ही सरल प्रश्न दिए हैं। खुश कर दिया बच्चों को ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, लाइक करें, शेयर करें, इसलिए उन्होंने सरल प्रश्न दिए हैं। तो ऐसी कोई ट्रेंड यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी कि आपको सरल प्रश्न ला के आप लोगों से सब्सक्राइब करवा रहे। जो प्रश्न जैसे पेपर एग्जाम में आते हैं, जैसा लेवल आता है, वैसे ही हम प्रश्न लाएंगे। हार्ड भी नहीं लाएंगे, इतने एकदम हार्ड कि आपको कहीं नहीं मिले, ऐसे भी नहीं लाएंगे। कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न लाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और हमने खुद एग्जाम क्लियर किया है तो हमें पता ही है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। BSTC कांस्टेबल और SSC में मैं सेलेक्टेड हूँ खुद। BSTC कांस्टेबल और SSC 3 एग्ज़ाम मैंने सेलेक्ट किए हैं 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल की तैयारी, मात्र 2 साल। और BSTC तो मैंने 12th विद 12th 450+ अंकों के साथ जो है BSTC क्वालिफाई की थी। क्लियर सर, मिलते हैं इसी के सेकंड 2 पार्ट हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब हमारा 3rd पार्ट आता है सेक्शन अभिक्षमता को लेकर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको एक टिप्स भी बताऊंगा किस तरह आप लोग जो है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये एक स्कोरिंग पार्ट है, 50 का प्रश्न आता है जिसमें आप 45+ सही कर ही सकते हैं ना, 45+ सही कर ही सकते हैं। ये इस तरह का पार्ट है, तो आपको इस तरह के पार्ट के लिए टेंशन नहीं करनी है। कल हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे पूरा। तो आज का वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे फिर इसी सेक्शन अभिक्षमता के तीसरे भाग के साथ। BSTC पेपर सॉल्यूशन 2021 की सीरीज के तहत तीसरा भाग मिलेगा आपको सेक्शन अभिक्षमता का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।